ब्रांचेस हैं उसकी, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। फिर हमने ये पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव जो है उसमें पार्लियामेंट हाउस आता है, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होते हैं। जुडिशरी में हमारा जुडिशरी सिस्टम है, जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस जो है हमारी प्रोटेक्शन फोर्सेस, सब कुछ इसमें आ जाता है। देन एग्जीक्यूटिव में बेसिकली हमारा आता है प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूट करता है, वो लोग जो ऐसी अथॉरिटीज जिनको है कि जो एग्जीक्यूशन करवाती है लॉ का, क्योंकि लॉ बन गया, उसकी प्रोटेक्शन भी हो गई, लेकिन वो एग्जीक्यूट कौन कराएगा? वो गवर्नमेंट कराएगी। ओके, और गवर्नमेंट में कौन कराएगा वो भी उसकी स्पेसिफिक पोजीशंस डिसाइडेड है। तो हमने ओवरऑल डेफिनेशन पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन की। बेसिकली वो एक लॉज की बुक है जो हमारी गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करती है और रिलेशनशिप बताती है जो गवर्नमेंट का सिटीजन्स के साथ है। फाइन, I hope this much is clear to all of you. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. हाँ, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, उसके लिए हमने पढ़ा था 5 पॉइंट्स थे कि भाई एक बेसिक रूल होना चाहिए, मतलब कुछ रूल्स होने चाहिए जिससे कोऑर्डिनेशन बन सके डिफरेंट सोसाइटी के लेवल्स में। स्ट्राटा मींस डिविजन्स, डिविजन्स मींस कि डिपेंडिंग ऑन the religion there are different stratas, depending on financial aspect there are different stratas, तो उनमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन सके और एक मतलब उनमें लड़ाई झगड़े ना हो, कोई अपनी अथॉरिटी ज्यादा ना दिखा सके। फिर हमने कहा था कि एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, उनकी क्या लिमिट्स हैं और क्या पार्ट्स हैं, ये डिसाइड, ये जो है ये फ्रेमवर्क देता है कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद ये था कि डिसीजंस, गवर्नमेंट कैसे बनेगी और कैसे डिसीजंस लेगी, ये सारा प्रोसीजर। देन उसके बाद क्या सिटीजन्स के राइट्स हैं और वो किस चीज के लिए गवर्नमेंट से लड़ सकते हैं और क्या चीज उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारी बातें जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री, इट इज बियॉन्ड एवरीथिंग। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि 1928 में मोतीलाल नेहरू जी और 8 लोगों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। 1931 में जो कराची में कांग्रेस की मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। जो दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस के ड्राफ्ट्स थे उनको जब देखा गया तो देयर वर सम सिमिलैरिटीज रिगार्डिंग द राइट्स। वो राइट्स कौन से थे? एडल्ट फ्रेंचाइज का, राइट टू फ्रीडम का और इक्वालिटी का और माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन का। ठीक है, तो ये चीजें इंक्लूड करी गई फाइनल ड्राफ्ट में भी। और इसके अलावा कुछ बेसिक वैल्यूज जो फील करी गई कि ये भी होनी चाहिए तो वो भी इंक्लूड करी गई। ठीक है, वो बेसिक वैल्यूज हम बाद में पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो भी है, तो ये सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये हमारा ब्रिटिश रूल के टाइम पे बना था। तो ब्रिटिश रूल ने एक अपनी मतलब जो अपना ये एक राइट ऑफ वोटिंग जो है ना वो कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही दिया, सबको नहीं दिया। जैसे हमारे इंडिया में तो सबको राइट टू वोट है ना, चाहे वो किसी भी स्ट्राटा का हो। अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने, इन्होंने अपने पावर दिखाने के लिए कुछ जो इलाइट मेंबर्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, पावरफुल मेंबर्स थे, उन्हीं को ही वोटिंग राइट दिया। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि पूरा डेमोक्रेटिक रूल तो नहीं फॉलो हुआ ना, तो कुछ वो जो गवर्नमेंट बनी वो गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव बनी। अथॉरिटेटिव मतलब कि जैसी ब्रिटिश चाहते थे वैसी सी बनी, उनके हिसाब से बनी, वो जिसको चाहते थे उस तरीके से बनी। तो क्या हुआ, इससे इंडियंस को एक्सपीरियंस मिला। क्या एक्सपीरियंस मिला कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे हमारी गवर्नमेंट बननी चाहिए, हमारे इसमें क्या फ्लॉज रह गए हैं, क्या कमियां रह गई हैं। तो उन्होंने वो जो उसके बाद फिर इंडिया गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1937 जो इसमें गवर्नमेंट बनी ना, उससे हमारा जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का वो अडॉप्ट हुआ, उसमें चेंजेस हुए, उसमें क्या क्या और होना चाहिए वो सब कुछ सोचा गया। फाइन, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? फिर हम आगे बढ़ेंगे।
हाँ जी Yes, ma'am. Ma'am, how did the British rule called weak legislature? बेटा, इट वॉज अ वीक लेजिस्लेचर बिकॉज आप देखिए ना, उस उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना कुछ, आप सपोज करिए कि एक पुअर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक अपर क्लास है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, अपने जब कॉन्स्टिट्यूशन तो उनके अंडर ही था ना, तब इंडिया इंडिपेंडेंट तो नहीं था, तो उन्होंने ये कहा कि जो ये जो हमारे ये लोग हैं, सपोज करो ये रिच क्लास जो है, ये मिडिल क्लास में से ये वाले लोग, इन्हीं को ही वोटिंग करने का हक है, ठीक है। पुअर क्लास को वोटिंग करने का हक नहीं देते हैं। तो क्या हुआ, डेमोक्रेसी तो नहीं फॉलो हुई ना। व्हाट इज डेमोक्रेसी? एनीबडी नोज व्हाट इज डेमोक्रेसी? Ma'am, right to Ma'am, elect may our I own, try to- right to elect our own Yes. leader. Yes, right to elect our own. all people can elect their own government. यस, वो हमारे पे कोई बर्डन नहीं है, हमें कोई मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकता कि आप इसको वोट करो। वो द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, मतलब वो भी हम ही लोगों में से एक होगा। अगर हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और हमें राइट टू वोट है, तो वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ओके, एक्सप्लेन कर दो ना 7th वाला। 7th वाला बेटा, जो गवर्नमेंट बनी ना 1937 में, जो इलेक्शंस हुए ब्रिटिश रूल के अंडर, उसमें जो गवर्नमेंट बनी वो इंडिया एक्ट 1937 कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937। तो हमें फ्लॉज पता लगे ना कि क्या क्या फ्लॉज रह गए हैं, कि ब्रिटिश रूल ने अपनी जो बीच में बातें चलाई कि भाई ये लोग इलाइट मेंबर्स को या कुछ स्पेशल मेंबर्स को ही वोटिंग का हक दिया जाएगा। तो उससे हमने सीखा, ये गवर्नमेंट आने से हमें सीख मिली। अब जब तक आप कोई काम नहीं करोगे, सपोज करो आपको कुछ करना है, जब तक आप वो काम नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा ना कि उसमें क्या क्या कमियां रह गई। यार मुझे ये भी लेके बैठना चाहिए था, मुझे ये भी लेके, अरे आज मैम ने टेस्ट लेना था, मैं इरेजर लेना भूल गया, मैं पेंसिल से लिख रहा था टेस्ट पर मैं इरेज ही नहीं कर पाया, मुझे कटिंग करनी पड़ गई, मेरा तो पेपर गंदा हो गया, राइट। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, राइट। कि आपको नेक्स्ट टाइम मैम ने डायग्राम दे दिया, मैं तो कलर्स लेके बैठा ही नहीं, अगली बार ना मैं कलर्स लेके भी बैठाऊंगा, मैम मुझे डायग्राम भी तो दे सकती है ना। तो ये आपको कैसे पता लगा, आपने एक्सपीरियंस किया ना, आपने दिमाग में नहीं सोचा कि पेपर में डायग्राम आएंगे और आपको कलर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब मैम ने आपको पेपर में वो दे दिया तो फिर आपको रियलाइज हुआ, अरे यार मुझे तो ये भी लेके बैठना चाहिए था। तो ये एक गवर्नमेंट जो बनी, इसमें जो फ्लॉज रह गए वो उन्होंने हमें सीख दी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, India Act 1937. This is the name of the act. यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937, इंडिया एक्ट 1937, जो ब्रिटिश रूल के अंडर पहले इलेक्शंस हुए थे ना बेटा, उसकी जो गवर्नमेंट बनी थी, ये वो है। फाइन, चलें आगे। Yes, ma'am. हाँ जी, बाकी सारे बच्चे कैमरास ऑफ करके बैठे हैं, मुझे लगता है क्लास में सिर्फ थोड़े ही बच्चे पढ़ने वाले हैं। युगवंश, युग, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में। दिवांग, आदित्य कुमार यादव, आप भी रेडी रहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब इसमें क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना बेसिकली ये जो इंडियन पीपल थे उनमें से रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए गए, ठीक है। तो इनके जुलाई 1946 में इलेक्शंस हुए और मीटिंग हुई। जैसे हमारे होता है कि ये लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, फिर इलेक्शंस होते हैं, वो बंदा सिलेक्ट होता है। तो सिमिलरली रिप्रेजेंटेटिव्स आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी उसका ये बता रही हूँ मैं हिस्ट्री आपको, कि इलेक्ट मेंबर्स रिप्रेजेंट हुए, फिर इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद जो उनकी मीटिंग हुई, ठीक है। अब मीटिंग में क्या हुआ, पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। 1946 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनी। हाँ जी रोहित। Ma'am, can you repeat the Constituent Assembly what you tell, because I leave from meeting?
ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम जान रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी, ठीक है। आपने देखा कि इंडिया एक्ट 1937 की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद क्या हुआ कि लोगों का वो जो भी अपना स्ट्रगल है वो चलता रहा होगा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ, कैसे बनी वो बता रही थी मैं। इसमें क्या हुआ कि जो लोगों के बीच में से रिप्रेजेंटेटिव्स हुए, जैसे कि हम लोग, हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो लोग खड़े होते हैं ना एक पोजीशन के लिए, फिर वो वोटिंग होती है, फिर जिसको मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है, तो वो इलेक्ट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ, इंडियन पीपल में से, इंडियंस में से लोगों ने रिप्रेजेंट किया, इलेक्शंस हुए, लोग सिलेक्ट हुए और एक गवर्नमेंट एक वो बनी पूरी इलेक्टेड मेंबर्स की टीम, और उनकी मीटिंग हुई, राइट। इतना क्लियर हुआ। अब वो मीटिंग, अब उनके बाद उनकी मीटिंग हुई, मीटिंग में उन्होंने उसमें क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन डिस्कस हुआ। बेटा ये प्लीज कृतिक आपके पीछे से इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन क्यों डिसाइड हुआ? यस मैम। वो बेटा हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन ही बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम अभी हम उसमें वो हिस्ट्री नहीं डालेंगे। हिस्ट्री अभी हम स्टार्ट करेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे, ओके। चलो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो भी तो दो हिस्सों में बटेगी ना, इंडिया और पाकिस्तान बन गए तो कॉन्स्टिट्यूशन भी तो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी तो दो हिस्सों में बंटवारा होगा। तो फिर क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बन गई, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान बन गई। अब हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में 299 मेंबर्स ड्राफ्ट हुए कि 299 मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? मैम और पाकिस्तान में कितने? बेटा हम इंडिया की डिस्कशन करेंगे पहले, क्योंकि हमारे पेपर में इंडिया ही आना है, पाकिस्तान नहीं आना, ओके। हम बाद में करेंगे ये डिस्कशन, जब एंड में सब हमारा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, ठीक है। तो आउट ऑफ द वे मत जाओ, आप यहीं पर ही रहो। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की ही बात करेंगे, ओके। वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आता है कि उन्होंने कितना ड्राफ्ट किया, ओके। चलो, हमारी इंडिया में 299 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्ट हुए, और 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया, और वो इफेक्टिव कब से हुआ, जब हम रिपब्लिक डे बनाते हैं 26 जनवरी 1950, राइट। अडॉप्ट कब हुआ था? मैम पूर्ण स्वराज भी इसी दिन था ना? हाँ जी रोहित, आप बोलिए अब। मैम जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो गया था, तो इफेक्ट में 26 इम्प्लीमेंट होने में तो टाइम लगेगा ना बेटा, अडॉप्ट हुआ था, सबने स्वीकृति दे दी थी कि हाँ ये होना चाहिए, पर वो लागू होने में तो टाइम लगेगा ना। इस में लगेगा। तो वो देखो नवंबर में हुआ और जनवरी में इम्प्लीमेंट हो गया, तो 2 महीने तो जेन्युइन है। यस मैम, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगी। तो ओके, तो व्हाट आर द डेट्स? 26 November 1949 for the adoption and 26 January 1950 for the implementation, for the effection, execution. हाँ जी, हाँ जी वरुण। मैम जो मैम ने तो बताया था कि मैं जब ये 26 जन को हमारा पूर्ण स्वराज था, तो उसी दिन हमने वो रिपब्लिक उसी दिन एक्सेप्ट कर दिया। बेटा ये डेट्स यही है जो मैंने आपको बताई है ना, वो चलता तो कब से आ रहा है। अब देखो 1937, 1931 से 1927 से इसकी ड्राफ्टिंग शुरू हो गई थी, बट प्रॉपरली अडॉप्ट विद ऑल ईच एंड एवरीथिंग ये 1949 में हुआ, और 1950 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। इसका कोई डे है 26 नवंबर का? हाँ, ये अडॉप्शन बेटा जो लीगली अडॉप्ट हुआ है ना, उसकी डेट है ये 26 नवंबर 1949 कि इस दिन लीगली अडॉप्ट हो गया, सबने साइन कर दिए होंगे ना अडॉप्शन पे, तो दैट इज व्हाई दिस इज द डेट।
एंड जिस दिन से इम्प्लीमेंट हुआ वो डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी 1950 है, तो उस दिन से लागू हो गया। उस दिन भी पेपर वर्क हुआ होगा ना वहां, तो ये 2 डेट्स है। जब आप स्कूल में एंटर होते हो तो जिस दिन आपने एंटर किया वो डेट आएगी, और जिस दिन आपको आपकी सर्टिफिकेट मिलेगा या डिग्री मिलेगी तो वो डेट आएगी ना सर्टिफिकेट पे। तो एक्चुअली में वही काउंट होएगी ना कि कब इम्प्लीमेंट हुआ। वो जितने मर्जी आप चाहे पहले छोड़ जाओ स्कूल या बाद में जाओ, जो डेट है वो तो सर्टिफिकेट वाली ही चलेगी ना। ओके वरुण? ओके मैम। ओके ओके। In the light of these objectives, the Assembly completed its task by November 26, 1949. मैंने बता दिया आपको। The Constitution was enforced with effect from January 26, 1950. From that day, India became Republic, and the day is called Republic Day, right? It is a national festival. हम गणतंत्र दिवस। हाँ, okay. Then Dr. Sachindranath Sinha was first president of the Constituent Assembly when it met on December 9, 1946. जब 1946 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी, तो वहां पे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मेरी ना टंग पे अल्सर हुआ है इसलिए आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस क्लियरली आज। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो। उसके बाद कौन बने? उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने। ये याद रखना है आपको, चाहे नोट कर लीजिए। ये प्रेसिडेंट बने और चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो ड्राफ्ट बना था, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी फाइनलाइज होने से पहले, उसके ये चेयरमैन थे और वो प्रेसिडेंट थे। क्लियर? मैम तो मैम डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा मैम प्रेसिडेंट कैसे हो गए? बेटा टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे ना वो। प्रेसिडेंट तो मैम राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं। बेटा वो 9 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी ना, उसमें उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। फिर जो 11 दिसंबर को मीटिंग हुई तो उसमें प्रॉपर्ली डिसाइड हो गया कि प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है? दिसंबर 9 को मैं हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। बेटा अभी तो अब ये जो बात हो रही है हिस्ट्री की हो रही है ना, मैंने तो आपको जनरल बताया है कि ये 1946 की बात हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ है ना। तो ये हम उसी की हिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं कि जो पहला प्रेसिडेंट था टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर आपको पूछे तो आप राजेंद्र प्रसाद नहीं बोल सकते हो, तो आपको क्या बोलना है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सुना है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। आप तो म्यूट हो गए हो मैम। लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मैम डॉक्टर मैम जो मैम सचिंद्र मैम सिन्हा थे वो मैम इसलिए बनाए गए थे बिकॉज मैम वो सबसे बूढ़े थे मैम उन मेंबर्स में से। whatever the reason may be, मैम बना he was the temporary one for one day। वो जिस दिन वो मीटिंग हुई उस दिन उनको ये बोला गया कि यू आर द प्रेसिडेंट। बट उसके बाद जब वो 11 दिसंबर को मीटिंग हुई तो एट दैट टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट, राइट? मैम इसको फर्स्ट प्रेसिडेंट क्यों नहीं बोला जाता? नहीं बोला जाएगा ना बेटा, कैसे बोला जाएगा? फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए ना एक दिन के लिए। बेटा वो एक दिन के लिए बन गए ना तो वही फर्स्ट प्रेसिडेंट होंगे ना। और हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कहीं भी इनका नाम वरुण, हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है ये।
बेटा आप ये म्यूट करिए अपने आप को। किसने आदित्य। आदित्य आदित्य ये आदित्य सबको डिस्टर्ब करते हो। आदित्य आप क्लास में कैमरा ऑफ करके बैठे, मैं आपको अभी यहाँ से निकालती हूँ। आई विल रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग। आई डोंट नो, आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, कैमरा ऑन नहीं करना। व्हाई यू डिस्टर्ब द क्लास अनम्यूट करके। चलिए, हाँ जी क्या कह रहे थे वरुण, बताइए। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने तो मैम कहीं भी मैम इनका नाम ही नहीं होता कि बेटा वो टेम्परेरी, अभी ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के बने हैं वो, जो ड्राफ्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं 4 लोगों को लेके बैठ जाऊं कि मुझे ये वाली असाइनमेंट ड्राफ्ट करनी है, अब मैं उसमें बोल दूं कि चलो आप करो, आप प्रेसिडेंट हो इसके, तो उसका थोड़ी नाम आएगा बेटा, इतना ज्यादा हाईलाइटेड होके नहीं आएगा ना। ये तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि जो 9 दिसंबर को मीटिंग हुई थी उसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो थे वो ये थे डॉक्टर सिन्हा, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर प्रसाद जो थे वो 11 दिसंबर की जो मीटिंग हुई उसमें डॉक्टर प्रसाद प्रेसिडेंट थे और चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट। ये इन सब की फोटोग्राफ है। फर्स्ट वन डॉक्टर सिन्हा, सेकेंड वन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द थर्ड वन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ जी रोहित। मैम प्रेसिडेंट चेयरमैन में क्या फर्क है? बेटा पोजीशंस हैं, अथॉरिटीज हैं, क्या क्या पावर्स दी जाएंगी उस पर डिपेंड करेगा ना। ओके, हर एक की पावर्स डिफरेंट होती हैं, वो क्या क्या डिसाइड होती है कि किसकी क्या पावर्स होंगी और वो क्या लुक आफ्टर करेगा उस पर डिपेंड करता है। ओके, हर एक जगह पे आप किसी स्कूल में देखोगे तो इनकी अलग पावर्स होंगी, चेयरमैन की और जो भी प्रिंसिपल है उसकी। तो ऐसे ही गवर्नमेंट में भी प्रेसिडेंट और चेयरमैन की अलग अलग पावर्स होती है। ओके मैम। चलो आगे चले। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स थे जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने अफेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, वो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, बिल ऑफ राइट्स इन यूएस, और एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो रशिया में चल रही थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया। हाँ जी रोहित। मैम व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन इन दिस? वी विल डिस्कस इन हिस्ट्री। ओके, क्योंकि बेटा जब आप इसकी बात करोगे ना तो ये पूरा ही 1 लेक्चर या 1.5 लेक्चर लेगा टॉपिक। ओके, सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास हिस्ट्री। आप सिर्फ इनको नोट कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होने के बाद हमने हिस्ट्री ही स्टार्ट करनी है। ओके ओके मैम। ये चारों चीजें मैं आपको ना अलग प्रेजेंटेशन में बताऊंगी। अभी फिलहाल आप इन्हें लिख लीजिए कि ये 4 फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट में हेल्प करी। आपको इनसे पता ही लग रहा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब कि फ्रांस में कोई रेवोल्यूशन चल रही होगी जो कि डेमोक्रेसी की या जो कि इंडिपेंडेंस के लिए होगी। दूसरा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन की, ब्रिटेन में भी इलेक्शन सिस्टम स्टार्ट हुआ होगा, उसने भी इम्पैक्ट दिया होगा। बिल ऑफ राइट्स इन यूएस में भी कोई राइट्स की बात हो रही होगी, जो लोगों के राइट्स की बात हो रही होगी, उसने भी इम्पैक्ट किया होगा। उसके बाद सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हो रही होगी रशिया में कि लोग वहां कर भी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे होंगे। तो इन सब चीजों ने हमारे भी दिमाग हिलाया कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो आपको इनके नाम से आइडिया लग रहा है कि इनका इम्पैक्ट है, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तभी हम इंडिपेंडेंट हुए, राइट। इनसे हमें आइडियाज मिले थे कि क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। ओके, एक बार ये कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो वी विल स्टार्ट विद दीज 4 थिंग्स फर्स्ट, सो दैट यू आर क्लेरिफाइड विद कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलो
अब गाइडिंग वैल्यूज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? बेटा टाइम इज गोइंग टू बी अप। चलो हम पहले प्रेम्बल की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो प्रेम्बल बेसिकली है क्या? आप लोगों ने पढ़ा है ना, यहाँ तक इतना पढ़ लिया था ना आप लोगों ने? यस मैम, हम प्रीएम्बल पढ़ रहे थे, लेकिन इसके पहले जो आपने हिस्ट्री बताया मैम, ये हमें मैम जी ने नहीं पढ़ाई थी मैम, डायरेक्ट प्रीएम्बल पढ़ाती थी। अच्छा, मैम हिस्ट्री पूरा नहीं पढ़ाई थी। ओके। चलो प्रेम्बल आप सबको पता है कि ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कि जब भी कोई भी बुक होती है उसको जब आप खोलते हो तो उसमें इंट्रोडक्शन लिखा होता है कि उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, सिमिलरली ये भी हमारे जो प्रेम्बल है ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। ये बेसिकली क्या करता है कि इसमें बेसिकली क्या क्या है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या गाइडिंग पर्पसेस हैं इसके, क्या क्या ये बताएगी बुक आपको, बेसिकली वो बताया गया है इसमें। तो इसमें ये फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular, सबका मतलब बताऊंगी इसलिए क्वेरी मत रेस करना, ओके? सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ओके, हमारी कंट्री की ये प्रॉपर्टीज हैं, ये बेसिक फीचर्स हैं कि वो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, और उसमें जो सारे सिटीजन्स हैं उनको सिक्योर करा गया है। ओके, क्लियर? अच्छा जी, अब जस्टिस भी होएगी इसमें, कोई भी सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फैक्टर जो भी जिससे भी कंसर्न है उसके लिए आप जस्टिस के लिए जा सकते हो। लिबर्टी ऑफ थॉट्स होएगी, अपना सोचना, अपना प्रेजेंट करना, अपनी बिलीफ बताना, अपना फेथ करना, अपनी वर्शिप करना, आपको कोई नहीं रोकेगा। ओके, आपके जो दिमाग में बात आ रही है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आप उसको अपना बिलीफ रख सकते हो कि मुझे इस भगवान पे बिलीफ है, या मैं इस बात पे, साइंस पे बिलीव करता हूँ, मैं इस पे बिलीव नहीं करता, वो आपके अपने थॉट्स है, इसकी आपको लिबर्टी दी जाती है इसमें। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब कि आपको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, अगर रिच पर्सन है उसको भी वही स्टेटस मिलेगा, आपको भी वही मिलेगा, इस कास्ट से वो बंदा है तो उसको भी वही स्टेटस मिलेगा, आपको भी मिलेगा, तो आपको स्टेटस की इक्वालिटी होएगी। ठीक है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर कोई भी चीज कहीं भी कोई भी स्ट्रगल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है या कंपटीशन हो रहा है, तो आप भी इक्वली उसके लिए वॉलंटियर कर सकते हो। एंड टू प्रमोट देम ऑल, और सबको प्रमोट भी करेगा ये। फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, आपकी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट की अश्योरिटी। ठीक है, उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब हमारा जो देश है वो डाइवर्स नेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सब की यूनिटी और इंटीग्रिटी उनको एज अ वन भी रखना है और हर एक को इंडिविजुअल इंटीग्रल पार्ट भी मानना है। ठीक है, तो यूनिटी और इंटीग्रिटी दोनों चीजें मेंटेन रहेंगी। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt and tap and give to ourselves this Constitution, क्योंकि ये अडॉप्ट हुआ था इसलिए ये डेट वो वाली मेंशन हुई है। ओके, am I clear? मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन मैम फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी बेटा, आप एक इंटीग्रिटी होती है इंसान की, मतलब एक उसकी अपनी पहचान होती है ना। सपोज करो हम अगर रिलीजन्स की बात करें, हिंदू, मुस्लिम, जैन्स, क्रिश्चियंस, सब लोग इंटीग्रल रिलीजन्स हैं, उनकी इंटीग्रिटी है, लेकिन एज अ नेशन वो यूनिटी भी तो है ना, तो मतलब वो यूनिटी को भी रखेगा कि मिलजुल के रहे सारे, और वो उस एक चीज की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन रखेगा कि वो क्या फॉलो करते हैं। अगर वो दूसरे रिलीजन्स वो चीज नहीं फॉलो करते तो वो उसको अफेक्ट नहीं कर सकते, बट एज अ होल दे शुड बी यूनाइटेड। ओके, ओके मैम। ओके